नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में मुख्यमंत्री वाले टॉपिक को क्लियर करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो राज्यों की मंत्रिपरिषद होती है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। अर्थात जो राज्यों की मंत्रिपरिषद होती है वो किसके अधीन कार्य करती है? मुख्यमंत्री के। दोस्तों आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्त होती है वो राज्यपाल द्वारा होती है। राज्यपाल बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि हमने संसद वाले में पढ़ाया था आपको, जो मंत्रिपरिषद होती थी कैबिनेट वाली, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती थी। तो वही लोकसभा यहाँ विधानसभा का रूप ले लेती है जब हम संघ के बजाय राज्य की बात करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है और जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है तो 5 साल का होता है। आप जानते हैं वास्तव में विधानसभा में बहुमत रहने तक मुख्यमंत्री अपने पद तक रहता है। यदि विधानसभा मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो विधानसभा यदि मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तभी वहां पर दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री होता है उसकी कुछ योग्यताएं होती हैं। मुख्यमंत्री के लिए वही योग्यताएं हैं जो विधानसभा सदस्यों की होती हैं। विधानसभा सदस्य कहने का मतलब है जो हम लोग विधायक चुनते हैं वही विधानसभा सदस्य होते हैं। वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और भारत का नागरिक हो। दोस्तों आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। विधानमंडल के 2 सदन, जैसे वहां संसद के 2 सदन होते थे, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही सेम यहाँ पर संसद विधानमंडल का रूप ले लेती है। तो विधानमंडल के 2 पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन? वो विधानसभा और विधान परिषद। तो दोस्तों आपको बता दें कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। उत्तर प्रदेश और कुछ ऐसे राज्य हैं, पहले तो जम्मू कश्मीर में भी था लेकिन अब जम्मू कश्मीर में नहीं। हम आपको ये भी बताएंगे कि विधान परिषद किसके सामने, आपको एक ट्रिक दे देंगे, उसे से आप याद कर लीजिएगा। तो ये पूछा जाता है कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है दोस्तों, इसीलिए हमने सोचा अभी यहाँ ना बता करके हम जब विधान परिषद वाला टॉपिक आता तो वहीं पर आपको क्लियर कर देंगे कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है। जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। और दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए यदि मुख्यमंत्री दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं तो उसे 6 महीने की छूट दे दी जाती है। लेकिन यदि 6 महीने के बाद भी वो किसी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है। और संसदीय परंपरा के अनुसार उसे विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, अर्थात विधायक होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये विधान परिषद का सदस्य होते हुए भी मुख्यमंत्री बना जा सकता है। अब मुख्यमंत्री के कार्यों को देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री के कार्य क्या होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और वो मंत्रियों के कार्यों के बंटवारा, जो मंत्री होते हैं उनके कौन कौन से कार्य करना, उनके विभागों का बंटवारा, उनके विभाग का परिवर्तन भी कर सकता है और उनकी नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह भी देता है। मुख्यमंत्री अपनी समस्त नीतियों से राज्यपाल को अवगत कराता है। जैसे वहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अवगत कराते थे, सेम वैसे यहाँ पर राज्य में मुख्यमंत्री समस्त नीतियों को राज्यपाल को अवगत कराता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा के नेता के रूप में कार्य करता है और जो मंत्रिपरिषद होती है इसका उल्लेख आर्टिकल 163 में है। ये मंत्रिपरिषद राज्य वाली है, तो अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की सहायता और उसको परामर्श देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री। वहाँ पर क्या होता था, जो आर्टिकल 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद होती थी वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होती थी। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर महाधिवक्ता होता है, जैसे वहाँ पर अटॉर्नी जनरल होता था। तो संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार जो अटॉर्नी जनरल है उनका किस में उल्लेख है? 76 आर्टिकल 76 में उल्लेख अटॉर्नी जनरल का है, जिसे महान्यायवादी कहा जाता है। ऐसे ही राज्य में महाधिवक्ता होता है, इसका उल्लेख आर्टिकल 165 के अनुसार होता है। प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता के पद की व्यवस्था की गई है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि जो महान्यायवादी होता है वो भी पूरे संसद का जो है प्रथम विधि अधिकारी, पूरे संघ का प्रथम विधि अधिकारी होता है, प्रथम कानून अधिकारी माना जाता है। तो राज्य का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन माना जाएगा? महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। दोस्तों अब आपको बता दें कि राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधान परिषद, यदि द्विसदनात्मक व्यवस्था है तो, नहीं तो राज्यपाल और विधानसभा ही मिलकर राज्य की विधायिका का निर्माण करते हैं। और जो विधान परिषद है ये विधान परिषद उच्च सदन है, आर्टिकल 169 के तहत इसका उल्लेख है। दोस्तों आपको याद रखना है, चूंकि जो विधानसभा है 170 में है और विधान परिषद 169 में है। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, जैसे राज्यसभा को वहां पर उच्च सदन कहा जाता था। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और ये एक अस्थायी सदन होता है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। इस सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था? 6 वर्ष।
और इनकी सदस्य संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होती है, परंतु 40 से कम नहीं हो सकती। लेकिन अपवाद स्वरूप सिक्किम वगैरह में 32 विधान परिषद की ही सीटें हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो 40 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ अपवाद हैं तो वो पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अब ऐसे राज्यों के बारे में हम आपसे बात करेंगे जो जहाँ जहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था अर्थात विधान परिषद है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में है। देखिए आप दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही याद रखिए, तू भी मजा कर। तू भी मजा कर अगर आप याद रखेंगे तो फिर आपको याद हो जाएगा, तू भी मजा कर। देखिए टी फॉर तेलंगाना, यू फॉर उत्तर प्रदेश। टी फॉर तेलंगाना तो तेलंगाना में है विधान परिषद और यू फॉर उत्तर प्रदेश में है। BHI फॉर बिहार तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार में है। उसके बाद में मजा कर तो मजा से महाराष्ट्र, यम से महाराष्ट्र और जे से जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब है नहीं तो जम्मू कश्मीर को हम हटा देंगे। और के फॉर कर्नाटक और कर में ए भी आ रहा है तो आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपको बता दें कि तू भी मजा कर यदि आप ट्रिक याद रखेंगे, टी फॉर तेलंगाना, यू फॉर उत्तर प्रदेश, बिहार, BHI फॉर बिहार और एम फॉर महाराष्ट्र और जे फॉर मजा में जे आ रहा है तो जे का मतलब अब कुछ नहीं माना जाएगा क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य रहा नहीं तो इसलिए अब जम्मू कश्मीर को हम हटा देंगे। और जो आंध्र प्रदेश और के फॉर कर्नाटका तो ये इन 6 जगहों पर अभी भी क्या है विधान परिषद है। अर्थात ऐसे भारत में कुल 6 ही राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, अर्थात द्विसदनात्मक व्यवस्था है। शेष सभी राज्यों में केवल विधानसभा की ही व्यवस्था है। दोस्तों आपको बता दें कि जो विधानसभा होती है इसे निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन। विधान परिषद का उल्लेख आर्टिकल 169 में है अर्थात 169 में है, जबकि विधानसभा का उल्लेख 170 में है। विधानसभा लोकसभा के समान एक लोकप्रिय सदन है। इसके सदस्यों का मतलब एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो विधान परिषद के मेंबर होते हैं और ये असेंबली अर्थात विधानसभा के मेंबर होते हैं जो विधायक गण होते हैं। का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो विधानसभा होता है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु यदि राज्यपाल चाहे तो इसे समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू कश्मीर, यहाँ पर नवीनतम प्रस्तावित है जो जम्मू कश्मीर, क्योंकि पहले तो था नहीं, अब जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू कश्मीर में विधानसभा की व्यवस्था है। अर्थात ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा की व्यवस्था है। कौन कौन से हैं? दिल्ली है, पुदुचेरी है और जम्मू कश्मीर है। दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500, अधिकतम कितनी हो सकती है 500 और न्यूनतम कितनी हो सकती है 60। संविधान के अनुच्छेद, लेकिन दोस्तों 60 होना जरूरी है, जरूरी नहीं है क्योंकि कुछ जगह अपवाद भी देखने को मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त है जिसके तहत कहीं कहीं सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है। जैसे सिक्किम में 32 और ये गोवा में क्या है, गोवा में वो है मिजोरम, गोवा और मिजोरम में 40, सिक्किम में 32। दोस्तों आपको बता दें कि आप अगर गोमिस वर्ड याद रखेंगे, गोमिस वर्ड याद रखेंगे आपको तो फिर ये बहुत आसानी से याद रहेगा। गोमिस आप याद रखेंगे अगर तो फिर देखिए आपको बहुत याद रखिएगा। गो फॉर गोवा, मी फॉर मिजोरम तो गोवा मिजोरम में 40 और सा फॉर सिक्किम में 32। तो दोस्तों इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिक्किम है क्योंकि देखिए सबसे अधिकतम संख्या 500 हो सकती है विधानसभा में सदस्यों की और न्यूनतम 60 हो सकती है, लेकिन ये तीनों राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पर 60 का भी अपवाद है अर्थात 60 से भी कम है। गोवा और मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 32 है। आप अगर याद रखेंगे गोमिस तो आपको इम्पॉर्टेंट है, याद हो जाएगा आसानी से। संघीय व्यवस्था के बारे में अब हम पढ़ेंगे। संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भारत की संघीय व्यवस्था जो है कनाडाई मॉडल पर आधारित है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है कनाडाई मॉडल पर आधारित तथा भारतीय एकता एवं अखंडता के लिए केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि जो संविधान की सर्वोच्चता है, भारत में संविधान को सर्वोच्चता प्रदान करी गई है। संघ और राज्यों की समस्त सत्ताओं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की सत्ताओं का मूल स्रोत संविधान है। ये सभी संविधान के अधीन है। ये सभी किसके अधीन है? संविधान के अधीन है। दोस्तों आपको बता दें कि जो संघीय एवं एकात्मक सरकार में तुलनात्मक अंतर है उसको देखेंगे अब। संघीय सरकार और एकात्मक सरकार। संघीय सरकार ये दोहरी सरकार होती है और एकात्मक सरकार में एकल सरकार होती है। लेकिन दोस्तों हमारा संविधान ना तो पूर्ण रूप से संघीय है और ना तो पूर्ण रूप से एकात्मक है। और संघीय सरकार में लिखित संविधान होता है, तो हमारे देश का लिखित संविधान है।
और एकात्मक सरकार में क्या है, संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। केंद्र राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, समस्त शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार में ही निहित होती। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो शक्तियों का विभाजन है। संविधान की जो सर्वोच्चता है, लेकिन राज्य को इतनी शक्ति नहीं दी गई कि वो अलग हो सके, उसको ले केंद्र ही जिम्मेदार है। संविधान की सर्वोच्चता, और संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है, नहीं भी, तो लेकिन हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। तो हमारे कहने मतलब आप समझिए अर्धसंघात्मक अपना संविधान। और संविधान कठोर भी है, संविधान संघीय व्यवस्था में संविधान कठोर भी हो सकता है जैसे फ्रांस, और लचीला भी हो सकता है जैसे यूनाइटेड किंगडम। तो हमारे देश में दोनों ये देखने को मिलता है, तो यहाँ पर एकात्मक हो जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय सरकार में देखने को मिलती है, जबकि एकात्मक सरकार में स्वतंत्र न्यायपालिका भी हो भी सकती है और नहीं भी। और द्विसदनात्मक विधायिका जो है संघीय सरकार में जरूरी है, लेकिन एकात्मक सरकार में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी हो भी सकती है और नहीं भी। दोस्तों आपको बता दें कि जो केंद्र राज्य संबंध है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान में केंद्रीय व्यवस्था के अनुरूप केंद्र तथा राज्य संबंधों की विस्तृत विवेचना की गई है। केंद्र व राज्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन निम्न दृष्टिकोण से किया जाता है। जो विधायी संबंध है वो अनुच्छेद 245 से 255 भाग 11 में, भाग 11 और भाग 12 में वित्तीय संबंधों के बारे में उल्लेख है। ये लेकिन दोस्तों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमने सोचा इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। और विधायी संबंध, देखिए अभी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसमें बहुत बार पूछा जाता है कि सरकारी आयोग का संबंध किससे, बहुत बार पूछा गया। तो ये केंद्र राज्य संबंध से, राज्य मन्नार आयोग, राज्य समिति, ये सब जो हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सरकारी आयोग है। सरकारी आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य संबंध से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया है। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 और अनुसूची 7 में केंद्र व राज्य के मध्य विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। क्या क्या किया गया है, संघ सूची बनाई गई, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र बनाता है जो कानून है, राज्य सूची में राज्य देखता है, और समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि संघ सूची में इस समय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय शामिल हैं। इस सूची में सम्मिलित विषयों के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति केंद्र को प्राप्त है। और जो राज्य सूची है, इस सूची में क्षेत्रीय महत्व के 62 अर्थात मूलतः 66 विषय सम्मिलित हैं। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति जो सामान्यतः राज्य की सरकारों को प्राप्त है। दोस्तों आपको बता दें कि जो समवर्ती सूची है, इसमें मूलतः आप 52 विषय हैं। पहले मूलतः 47 थे, लेकिन अब क्या है, 52 है। और जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है, परंतु दोनों के द्वारा किसी विषय पर निर्मित परस्पर विरोध की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित विधि को ही मान्यता दी जाती है। यदि राज्य और केंद्र में विवाद हो गया तो जो केंद्र कहेगा वही माना जाएगा। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा 5 विषयों, शिक्षा, वन, माप तौल, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण। दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि शिक्षा किसका विषय है, समवर्ती सूची का। वन भी समवर्ती सूची का विषय है। माप तौल और जंगली जानवर और पक्षियों का जो संरक्षण है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य न्यायालयों के संगठन को भी समवर्ती सूची में ही शामिल किया गया। और दोस्तों जो अवशिष्ट सूची है कनाडा से ली गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत ऐसे निकाय जिनका वर्णन 3 सूचियों में से किसी एक में भी अंकित नहीं किया गया है, उनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को। और अवशिष्ट सूची कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से। ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो राज्य सूची होती है के विषय पर सांसदों की विधि निर्माण की जो शक्ति होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। संविधान के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय एकता हित संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। संसद को ये अधिकार प्रदान करने हेतु कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। दोस्तों ये जो आर्टिकल 249 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि यदि राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाए तो संसद को उस विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है, परंतु इसकी मान्यता केवल 1 वर्ष तक रहती है। तो आर्टिकल 249 का प्रयोग करके राज्यसभा क्या है, यदि उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर दे तो संसद को उस विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है तथा कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है, परंतु इसकी मान्यता केवल 1 वर्ष तक ही रहती है। आर्टिकल 250 के अनुसार क्या है कि आपातकालीन घोषणा की स्थिति में राज्य की समस्त विधायी शक्ति पर संसद का अधिकार हो जाता है, परंतु आपातकाल की समाप्ति की घोषणा के 6 माह बाद ये प्रावधान प्रभावी नहीं रहता। ऐसा बताया गया आर्टिकल 250 में कि आपातकालीन की यदि घोषणा हो गई तो राज्य की समस्त विधायी शक्ति पर संसद का अधिकार हो जाएगा, लेकिन परंतु आपातकाल की समाप्ति की घोषणा के पश्चात 6 माह बाद प्रावधान प्रभावी नहीं रहता। और आर्टिकल 250 के अनुसार ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर इच्छा व्यक्त करते कि राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए तो उन राज्यों के लिए उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। राज्यों के विधानमंडल द्वारा ना तो इसे संशोधित किया जा सकता है और ना ही इसे पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। जो आर्टिकल 253 है, संसद द्वारा किसी अन्य देश अथवा देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के प्रयोजन से राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण प्रक्रिया को
किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी हम आपको एक ऐसा वीडियो देंगे जिसमें संविधान संशोधन और सारे आर्टिकल जो 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक है, उसमें जितने इंपॉर्टेंट है आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे एक ही वीडियो में कवर रहेंगे। उसमें पूरा आर्टिकल आपको नहीं याद कर पाया जाएगा। कुछ ही मेन चुनिंदा आर्टिकल हैं जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, उन्हीं को पूछे जाने की उम्मीद हमेशा रहती है। तो दोस्तों हम आपको अंत में एक ऐसा वीडियो देंगे जिसमें इस पॉलिटी वाले को थोड़ा 2-3 दिन और लगेगा वीडियो खत्म हो जाए, उसके बाद में हम आपको एक वीडियो देंगे जिसमें पूरे आर्टिकल और संविधान संशोधन जिससे परीक्षा में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं उनको हम आपको देंगे। तो राज्य विधानमंडल पर केंद्र का जो नियंत्रण है, राज्य सूची की कुछ विषयों पर राज्य के विधानमंडल पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना भी कानून नहीं बना सकते हैं। जो राज्य सूची का कुछ विषय है कि राज्य के विधानमंडल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना कानून नहीं बना सकते। कुछ विषयों से जुड़े हुए कानून राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं। अनुच्छेद 200 से 201 में है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात कानून परिवर्तनीय होगा। दोस्तों ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपातकालीन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। और अनुच्छेद 352 ये तो आपने पढ़ ही रखा है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा संकट में होने पर आपात की घोषणा की बात करता है। इस स्थिति में शक्तियों का सामान्य विभाजन बदल जाता है और संसद को राज्य सूची के विषय में अधिनियम बनाने की शक्ति मिल जाती है। राज्यसभा या 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी भी विषय को संसद को कानून का निर्माण करने हेतु सौंप सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 249 में बताया गया। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत का प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची को किसी भी विषय को महत्व का घोषित करते तो उस पर संसद कानून बना सकती है। किस आर्टिकल में कहा गया? तो आर्टिकल 249 पे। इसी विषय पर संसद 1 वर्ष सहित कानूनों का निर्माण कर सकती है और इस अवधि में वृद्धि भी कर सकती है। किन्हीं कारणों से यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति उक्त राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते ताकि वहां नए चुनाव कराए जा सकें। अनुच्छेद 302 के तहत संसद विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत के किसी राज्य के अंदर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बंधन आरोपित कर सकेगी जो लोकहित में अपेक्षित हो। दोस्तों आपको बता दें कि जो प्रशासनिक संबंध है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है ताकि केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध सहज बने रहे। संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं। और 257 में भी यही बताया गया कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उस संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधक नहीं बने। संघ द्वारा इस संबंध में रेलों के संरक्षण एवं राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के संचार साधनों को बनाए रखने के बारे में आवश्यक निर्देश जारी किया जाता है तथा केंद्रीय निर्देशों के पालन में राज्य द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय की भरपाई केंद्र द्वारा की जाएगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं था उतना, इसलिए हमने उसको बचाना उचित नहीं समझा। आर्टिकल 250 के अनुसार संघ द्वारा राज्यों को कुछ प्रशासनिक कार्य सौंपे जाते हैं तथा अनुच्छेद 258 ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। आर्टिकल 261 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र के सभी भागों में संघ एवं राज्यों के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों एवं न्यायिक कार्यों को पूरी मान्यता दी जाएगी तथा इन अभिलेखों एवं कार्यवाही को प्रमाणित करने की रीत और शर्तें एवं उनके प्रभाव का अवधारण संसदीय द्वारा बनाई गई उपबंधित रीत के अनुसार होगा। दोस्तों ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेंगे हम उनको एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन हमने सोचा कि वीडियो जब बुक से बना रहे तो पूरा कंप्लीट आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, इसलिए हमने पूरा दे दिया आपको। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अभी 1-1.5 महीने है हमारी परीक्षा के लिए, तो हमें अभी कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहना है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी आप कम से कम 10 से 12 घंटे कंटिन्यू पढ़िए क्योंकि आप ये जानते हैं कि हार्ड वर्क इज के टू सक्सेस। सफलता तभी मिलेगी जब आप हार्ड वर्क करना सीख जाएंगे, लेकिन हार्ड वर्क करने से ही सफलता नहीं मिल सकती, साथ ही स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। हमें उन्हीं चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा जिस चीज़ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए हम यूपीएससी की तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं तो हमें यूपीएससी के हिसाब से नहीं पढ़ना। अभी हमें 1 डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमें 1 डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कठिन डीप में भी नहीं जाना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।